हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न बीपीएससी 2018 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं 63वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 21 से शुरू है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष 47 मिलता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है जिसको आप 342 से भाग कर रहे हैं। शेष मतलब रिमाइंडर कितना मिलता है? 47। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ 1 सेकंड में बनने वाला है, लेकिन फिर भी हम आपको लैंग्वेज समझा रहे हैं। अब कहता है यदि उसी संख्या को, यदि वही x को 342 की जगह 19 से भाग देते तब शेषफल क्या बचता। तो इसके लिए दोस्तों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पहले वाले शेषफल में ही 19 से भाग देते और तब जो शेषफल बचता वही शेषफल यहां भी बचता। तो अगर आप 47 में 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, बचेगा कितना? 9। तो शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। अर्थात आप इन्हें यहां से क्या सीखा कि जो भी काम संख्या के साथ करने को कहेगा वो सारा काम आप शेषफल में ही कर दीजिएगा। अर्थात शेषफल वाले में ही आप भाग दे करके जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल उस संख्या में भी भाग देने पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये 22 नंबर कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रतिशत वाले वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो आप सभी लोग 66 को अगर आप 3 से गुना करते हैं फिर 2 से जोड़ते हैं, तो 66 को 3 से गुना करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप इसको तोड़ लीजिए 60 और 6 में। पहले 60 को 3 से कर लीजिए तो 180, फिर 6 को 3 से कीजिए तो 18, 180 में 18 जोड़िएगा तो 198, 2 जोड़िएगा तो 200, बट्टा में जो रहता है वो रहता ही है। और अब प्रतिशत हटेगा तो आप सबको पता होगा कि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 बार में, अर्थात 2/3, मतलब जो प्रतिशत में 66.2/3 था उसको फ्रैक्शन में 2/3 कह सकते हैं। दोस्तों, चूंकि ये डेटा खर्च पर आधारित है, अर्थात कोई आदमी अपनी इनकम का इतना खर्च करता है, इसका मतलब वो इतना भाग खर्च कर देता है। और जब भिन्न में कोई डेटा आपको मिल गया दोस्तों, तो नीचे वाला इनकम को शो करेगा, अर्थात आय को, और ऊपर वाला खर्च को शो करेगा, क्योंकि बात खर्च की हो रही है। और जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि अगर कोई आदमी 3 रुपया कमाएगा जिसमें से 2 रुपया खर्च कर लेगा तो उसको बचेगा कितना? 1। और चूंकि इस सवाल में जो रियल में उसका प्रति माह का बचत है वो है 1200। वो कितना है? 1200। तो कहीं ना कहीं आपको 1 का वैल्यू 1200 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक जो रियल वाला डेटा है वो हमारे माने हुए डेटा का, ये जो मेरा डेटा है ये मेरा एजम्पशन किया हुआ, माना हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1 का वैल्यू 1200 है, मतलब जो भी आंसर होना है वो 1200 गुना होगा। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए उसका खर्च कितना होगा। तो 1 का वैल्यू 1200 तो 2 का वैल्यू 2400, डबल हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे इनकम पूछा जाता तो हम 3 का वैल्यू निकालते, जो 1200 गुना होकर के 12×3 3600 हो जाता। लेकिन चूंकि आपसे खर्च पूछा है कि कितना है तो वो 2400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब है कोई आदमी 100 का सामान 120 में बेचता है। जब आप 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब है 100 का सामान 120 में बेचना, 100 का सामान 120 में बेचना, अर्थात 100 रुपया में 20 रुपया का फायदा लेकर के बेचना, यही है 20% लाभ पर बेचना। लेकिन सवाल के कंडीशन में कहता क्या है, यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता, मतलब 120 में न बेच करके उसका 2 गुना 240 में बेचता। तो अब मुझे बताओ, अब तो इसका प्रॉफिट 140 का होता, क्योंकि 100 का सामान 240 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट 140 का है। कितना पे? 100 पे। तो 140 का 100 पर प्रॉफिट प्रतिशत जब भी फाइंड करते हैं तो वो सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 100 पे किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालोगे तो वो वैल्यू खुद प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि आप कहोगे 140 का 100 पर कितना प्रतिशत है,
तो 100 से ही गुना करते प्रतिशत में निकालने के लिए, तो ये कट के कितना दे देगा 140 ही। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 140%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों, 24 नंबर सवाल को अगर आप लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो कलम लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सवाल कहता है 10 महिलाएं, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती है। आप गौर से देखिएगा, 10 महिला काम को 7 दिन में पूरा करती है। इसका मतलब 10 महिला जो है हर दिन 7 दिन तक काम की, तो टोटल कितनी महिला लगी, तो आप कहिएगा 10 सत्ते 70 महिला मिलकर के काम को पूरा कर लेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कहा गया है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में, तो 10 बच्चा काम करना शुरू किया और काम को पूरा करने में 14 दिन लगा। इसका मतलब 10 बच्चा 14 दिन तक काम किया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं उस काम को पूरा करने में टोटल कितने बच्चे लगे, तो आप कहिएगा 10 गुने 14 मतलब 140 बच्चा लगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस काम को 70 महिला मिलकर के पूरा कर रही है, अगर वही काम बच्चा करने जाता है तो 140 लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों में आप एक रिलेशन गौर से देखिएगा। अगर महिला से काम ना करवा करके बच्चा से करवाते हैं तो महिला की जो संख्या है उसकी दोगुनी संख्या बच्चा की है, मतलब डबल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा सोचे, अगर काम बच्चा से ना करवा के महिला से करवाए तो महिला का जो संख्या है 70 वो 140 का आधा है, तो यहां आधा हो जाता है। अगर बच्चा हटाते हैं तो महिला आधा होगी, मतलब बच्चे की संख्या की आधी, और अगर महिला हटाते हैं तो और बच्चा को लाते हैं तो महिला की संख्या की दोगुनी होगी बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल जो आपसे पूछा था वो पूछा है कि 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मैं क्या करता हूं, इस पूरे को कोई एक चीज में बदल देता हूं, या तो पूरे को महिला में कर देता हूं कन्वर्ट, या नहीं तो पूरे को बच्चा में। तो हम करते हैं क्या, बच्चा को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम बच्चा को हटाना चाहें तो बताइए, बच्चा हटेगा तो महिला लाने के लिए बच्चा की संख्या का आधा महिला आएगी। तो आप कहिएगा कि 10 बच्चा हटेगा तो 5 महिला जुड़ जाएगी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 5 महिला प्लस 5 महिला 10 महिला से काम करवा रहे हैं। तो सवाल आपका यही बन रहा है कि 10 महिला उस काम को कितना दिनों में करेगी। तो यही तो आपका पहला स्टेटमेंट है इस सवाल का। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 10 महिला मिलकर के किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे सोचते तो बहुत ही आसानी से बन जाता। वैसे इसका प्रोसेस भी है दोस्तों, आगे कोई सवाल मिलेगा तो हम वहां प्रोसेस से भी बताएंगे। चलिए अब आता है आपका सवाल नंबर 25। सवाल कहता है 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती, भाग मतलब 7 से विभाजित होती है, डिविजिबल है। तो 11 और 90 के बीच में ना, मतलब 11 और 90 के बीच जितना सारा संख्या उसमें हमको ढूंढना है कि कौन सब 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि हम ये पता कर ले कि 90 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, वो पता करके अगर 11 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या को निकाल दे, चूंकि हमको जो वैल्यू फाइंड करना है, हमको जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करनी है, वो इसी रेंज में 11 और 90 के बीच, अर्थात 12 से लेकर 89 तक के बीच हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 90 तक में 7 से विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे और 11 तक में। ठीक है, अगर आप 90 में 7 से भाग दे तो 12 बार तक तो पूरा लगेगा, 13वां बार में 91 होगा, तो जहां तक पूरा लगेगा वहीं तक लगेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 90 में 7 से भाग देने पर 12 वैल्यू आने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 90 तक में 12 ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। आप 7 का पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 या 21। 7 क्या है, 7 से डिविजिबल है। 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है। 21 क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से 90 तक में 7 से डिविजिबल होने वाली कुल 12 संख्या है। ठीक है दोस्तों, और अगर 11 तक देखें तो 11 में 7 से एक बार ही भाग लगेगा, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो केवल पूर्णांक में ही रहना है, इंटीजर में ही रहना है, आगे दशमलव वाले पार्ट में नहीं जाना है भाग लगाते वक्त, ये ध्यान रखना है। तो 11 तक में एक ही वो संख्या और वो है 7, जो इस रेंज में नहीं आएगा। तो आप क्या कहिएगा, 12 में से 1 को घटा दीजिएगा, अर्थात 11 संख्याएं ऐसी है जो इस रेंज में 7 से विभाजित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 26 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दोस्तों ये सवाल जो है ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। बोट एंड स्ट्रीम, जिसको आप कहते हैं नाव एवं धारा, नाव एवं धारा चैप्टर। और आप सब लोग अगर पढ़े होंगे नाव एवं धारा चैप्टर तो आप सबको पता होगा, इसमें 2 बात का ध्यान रखना होता है। जब धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल जुट जाएगा, और जब धारा के विपरीत आएंगे तो चाल घट जाएगा। तो दोस्तों
चाल जुटना और चाल घटना क्या है ये भी देखिएगा। इस सवाल में अगर आप ऊपर देखें तो उस व्यक्ति की शांत जल में जो चाल है वो है 7.5, ठीक है दोस्तों। और जो नदी की जो स्पीड है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब जब धारा के साथ जाएंगे तो 7.5 में 1.5 जुट जाएगा, अर्थात 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है धारा के साथ, जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब धारा के विपरीत आएंगे तो 7.5 में से 1.5 घट जाएगा, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है धारा के विपरीत। वैसे दोस्तों ये लिखना नहीं था मुझे, यह आपको ओरली ही समझना था, ठीक है दोस्तों। तो जब धारा के साथ जाएंगे तो चाल होगा 9 और धारा के विपरीत आएंगे तो चाल होगा 6, ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल में जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी नदी में किसी स्थान तक जाता है और फिर वो वापस भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दूर वो गया उतना ही दूर वापस आया। अगर मैं इस बात को तो आप लोग समझ गए कि धारा के साथ जाएगा तो दोनों को जोड़ देना और विपरीत में घटा देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा इस सवाल में कहता है कि यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हो तो उस स्थान की दूरी कितनी है। ध्यान देना दोस्तों, क्या है, ए से चला है और बी पर गया और फिर बी से वापस आया, तो और धारा की अपनी कुछ स्पीड भी है। तो इस वक्त 2 घटना घटी होगी। जब धारा के साथ गया होगा तो वापस आते वक्त धारा के विपरीत आया होगा, या अगर जाते वक्त धारा के विपरीत गया होगा तो वापस आते वक्त धारा के साथ आया होगा। मतलब जितना दूर धारा के साथ गया है उतना ही दूर धारा के विपरीत आया है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है। जितना गया उतना ही वापस आया, मतलब डिस्टेंस सेम है, दूरी समान है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जब धारा के साथ जाएगा तो चाल जुटेगा 7.5 और 1.5 9 की चाल से, और जब वापस आएगा तो 6 की चाल से। तो दोस्तों आप सभी लोग एक बात नोट कर लीजिएगा, जब दूरी समान हो, जब डिस्टेंस सेम हो, तो टाइम या स्पीड का जो एलसीएम होता है, यहाँ स्पीड है तो 9 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, जो आपको दे देगा 3 3 9 दूनी 18। वो डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, डिस्टेंस को। दोस्तों ये मेरा रियल डिस्टेंस नहीं है, ये हो भी सकता है रियल, लेकिन ये रियल नहीं है। रियल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, आप ये कह सकते हो। हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि मान लिए कि जाते वक्त 18 किलोमीटर गए और तो आते वक्त भी 18 किलोमीटर ही आएंगे, ये हम डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं। और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो मान लो कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर दूर 9 की चाल से जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा, टाइम। तो आप कहिएगा 18 किलोमीटर 9 के चाल से जाने में 2 घंटा 2 आवर, और 6 के चाल से वापस आने में इसी दूरी को 3 घंटा में ट्रेवल करेगा। तो ओवरऑल जाने और आने में उसको समय कितना लगेगा, 5 घंटा, हमारे माने हुए डिस्टेंस के अनुसार। जबकि रियल में इसको कितना लग रहा है, 50 मिनट। तो दोस्तों यूनिट हमेशा सेम रखते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ घंटा और यहाँ मिनट, ये बात गड़बड़ है। आपको मिनट को भी घंटा में बदलना होगा, और जब मिनट को घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग देते हैं, तो 0 से 0 गया, तो 5 से 5 भी कटेगा, दोनों तरफ सेम साइड में है, ऊपर ऊपर। तो कहीं ना कहीं 1 का वैल्यू क्या दे दिया आपको, 1/6। और दोस्तों ये जो 1/6 है, अब करना क्या है कि जो 1 का वैल्यू होगा उसी वैल्यू से 18 को गुना करना है। तो जब आप 18 में 1/6 से गुना करेंगे तब जो वैल्यू मिलेगा वही आपका रियल डिस्टेंस होगा। अगर 1 का वैल्यू 1 हो जाता तो 18 ही आपका डिस्टेंस होता, लेकिन 1 का वैल्यू 1/6 है, मतलब हम जो वैल्यू माने हैं वो रियल में उसका 1/6 है। तो हम जो 18 माने थे पर रियल में डिस्टेंस 1/6, मतलब 18 का 1/6 मतलब 3 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, सीआई से। तो आपको सबसे पहले, मैं सवाल बाद में पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बस एक बात ध्यान रखना है, एक होता है साधारण। तो साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल पर। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट जो मिलता है वो केवल प्रिंसिपल पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज लेते ही हैं, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं ना कहीं मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज लेते हैं। तो मूलधन और ब्याज दोनों होता क्या है, मिलने के बाद मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन अमाउंट पर ब्याज मिलता है। तो दोस्तों ये जो आपका 27 नंबर सवाल है, ये कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, आपको ऊपर दिख रहा है दोस्तों, 2 वर्ष में 4624 रुपया हो रहा है। 2 वर्ष बाद राशि कितना हो रहा है, 4624। जबकि 3 वर्ष बाद कितना है, मतलब 1 वर्ष बाद
2 वर्ष के बाद 3 वर्ष का डेटा है, मतलब यहां से 1 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है आपका 4913। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये पता करेंगे कि इस 1 वर्ष के दौरान इसको ब्याज कितना मिला। तो दोस्तों इसमें सीधा 300 जोड़ दीजिए, 4624 में 300 जोड़िएगा तो 46 3 4900 और 24 है तो 4924 हो जाएगा, जबकि ये 4924 से कितना कम है, 24 से 13 जो है वो 11 कम है। तो आप 300 में से 11 कम कर दीजिए तो 289 ब्याज मिला। और वो किस पर मिला होगा, 4624 पे। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज का काम ही है मिश्रधन पर ब्याज लेना, वो मूलधन पर तो लेगा ही और ब्याज पर भी ब्याज लेगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे पर ये 289 का ब्याज लिया है। तो अब हम ये पता करेंगे कि 289 4624 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100 से गुना करके मिलेगा, तो जितना प्रतिशत वो होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अर्थात ब्याज का जो दर होता है वो होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 से 25 बार में 4 एकम 4 4 एकम 4 22 4 पंचे 20 4 छक 24। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप देखेंगे 9 चौक 36, 4 बार में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 बार में कटेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 289 चौका 1156 ही होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं 25/4% है। जब आप इसको और तोड़िएगा तो 25/4 गुने 1/100, 25 चौका कहीं ना कहीं फाइनल वैल्यू 1/16। दोस्तों रेट जो है आपका 1/16, इसका मतलब ये हुआ कि 16 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 1 साल बाद धन होगा कितना, तो 16 में 1 रुपया बढ़ जाएगा तो हर साल बाद धन 17/16 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो ये देख रहे हैं 4624 2 वर्ष बाद, तो आपसे इस सवाल में मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं। तो मान लो मूलधन P था तो P का 1 साल बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 17/16, और फिर 2 साल बाद फिर इसका 17/16 हो जाएगा, और फाइनली 2 साल बाद वैल्यू है कितना, इतना है। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 17 से सॉल्व कर दो, तो 17 से करोगे तो 17 दूना 34, बचा कितना आपका 12, 122, 17 7 119, 3 34, 17 दूना 34, फिर 17 से करोगे 17 एकम 17 और 10 102, 17 छक्के। तो कहीं ना कहीं P का जो वैल्यू मिलेगा 16 का स्क्वायर 256 गुने 16, तो 256 गुने 16, तो 16 छक 96 का 6 हासिल 9, 16 पंचे 80 9 89, अंतिम से 96 है। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको यह बात समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर जो सवाल है वो कहता है एक व्यक्ति 20 रुपए के मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, तो प्रति शेयर का जो बाजार भाव है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति जो अपने धन पर 12% का ब्याज चाहता है वो ब्याज चाहता है बाजार भाव पर, मार्केट वैल्यू पर। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट वैल्यू ही आपसे शेयर का पूछा है, तो शेयर का अगर हम बाजार भाव मान लेते हैं x है, और वो जो ब्याज 12% चाहता है, तो x का 12% वही होगा जो दिए गए 20 का 9% दे रखा है। एकदम सिंपल से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। 20 रुपया के शेयर पर कितना प्रतिशत का लाभ दे रखा है, 9%। ये फेस वैल्यू है दोस्तों, ये चूंकि कंपनी दे रहा है उसको 20 रुपया वाले शेयर पर कितना प्रतिशत का लाभ दे रहा है, 9% का। तो कहीं ना कहीं जो उसका मार्केट वैल्यू है, बाजार वैल्यू है एक्स पर वो जो व्यक्ति है वो 12% का ब्याज चाहता है। तो इस सवाल में दोस्तों बाजार भाव का 12% उतना ही वैल्यू देगा जितना 20 का 9% देगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 3 तिया 3 चौका 12, 4 पंचे 20, 5 तिया 15। आपका जो बाजार भाव है शेयर का वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर के दोनों तरफ जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं। तो प्रतिशत के बदले हमने नीचा में 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों तरफ प्रतिशत था, इसलिए प्रतिशत कट ही जाएगा, तो नीचे में 100 लिखने का फिर कोई बात ही नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। और 29 नंबर जो है दोस्तों ये तो पाई चार्ट है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है पाई चार्ट। 29 नंबर यहां जो आपको दिख रहा है 29 नंबर, वो आप देखेंगे वो एक पाई चार्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम DI भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में एकदम बहुत ही तुच्छ सवाल पूछा गया आपसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आया था कि फुटबॉल पर
फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया। तो दोस्तों आप अगर उस पाई चार्ट में देखें तो फुटबॉल के पास जो आपको दे रखा है वो 54 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 54 डिग्री। और क्रिकेट के पास जो आपको वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 81 डिग्री। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम व्यय किया गया, कितना कम खर्च किया गया है। तो आप देखेंगे 81 से जो 54 है वो 27 कम है, क्योंकि 27 का पहाड़ा अगर वैसे भी आपको याद रहे 2-3 तक तो याद रहता ही है। 27 दूना 54, 27 तिया 81, तो कहीं ना कहीं 27 कम है। और किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है? क्रिकेट से। तो क्रिकेट का वैल्यू 81 है गुना 100, 27 तिया, चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी वैल्यू को 100 से गुना करते हैं। और 100 में जब आप 3 से भाग देंगे तो 33.1/3% वैल्यू होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों आज का ये आखिरी सवाल 30 नंबर सवाल जो दोस्तों आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। क्या कहते हैं दोस्तों? साझेदारी। और साझेदारी के प्रश्न में एक बात बहुत ही अहम है और इसी पर सवाल ही पूरा बनता है, पूरा चैप्टर साझेदारी का। वो इस पे डिपेंड करता है, लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुना समय होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूंजी जितना समय तक के लिए लगा रहेगा आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट, पूंजी मतलब कैपिटल, समय मतलब टाइम, अर्थात कैपिटल और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल में कहता है एक व्यापार में ए 76,000 रुपया का निवेश करता है। तो ध्यान देना, ए कितना निवेश कर रहा है? 76,000। तो पूंजी आपको ए का मिल गया। अब ए का समय चाहिए, तो चलिए आगे दे रखा है कुछ माह पश्चात बी 57,000 रुपया के साथ जुड़ता है। अर्थात बी आया कुछ दिन के बाद, कुछ महीना के बाद और 57,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, वर्ष के अंत में। अच्छा बताओ बाद में कौन आया? बी के बारे में नहीं पता है कि वो कितना दिन बाद आया और कितना दिन तक साझेदारी में रहा, लेकिन ए तो शुरू से था और बातें वर्ष के अंत की हो रही है। तो वर्ष के अंत में 76,000 का आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्ष का, एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। इसका इन्वेस्ट किया 76,000, वो कितना दिन तक इन्वेस्ट किया होगा? 12 महीना तक। और बी के बारे में तो पता ही नहीं कि वो कितना महीना बाद आया। अगर 3 महीना बाद आता तो बाकी का 9 महीना उसका धन लगा रहता, अगर 4 महीना बाद आता तो बाकी का 8 महीना लगा होता। तो हम ये अपने मन से डाल दे रहे हैं कि बी का जो धन है वो x महीना तक लगा रहा है, बी का जो रुपया है वो x महीना तक लगा रहा है। तो और फिर आगे आपका जो सवाल दे रखा है दोस्तों, इसमें वो कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ का 2:1 का अनुपात है उस दोनों के बीच, उस आप आपस में बांटा है 2:1 में। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ए का जो प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट का रेशियो है दोस्तों। तो ये भी तो आपका प्रॉफिट का ही रेशियो, चूंकि पूंजी को आप समय के साथ गुना कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं 2:1, कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है इसका डबल होना चाहिए। ए के पास 2 है और बी के पास 1 है, मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? डबल होगा। तो अगर आप सॉल्व करें 3 0 से 3 0 दोनों तरफ गया, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 3 चौका 12। अगर आप देखें दोस्तों तो इधर 4 चौका 16 है और इधर केवल x है, जबकि आप यहां इस लॉजिक से पता कर रहे हैं कि ए के पास जो है बी का डबल है। तो बताओ 16 किसका डबल होगा? 8 का। सिंपल है। तो x क्या है? 8। इसका मतलब बी का जो पूंजी है वो कितना महीना तक लगा रहा है? 8 महीना तक। अच्छा, बात पूरे वर्ष की है, बी का पूंजी 8 महीना तक लगा रहा है। इसका मतलब बी कब शामिल हुआ था? 4 महीना बाद। चूंकि 12 महीना तक का काम था और बी 8 महीना तक लगा रहा, चूंकि बी बाद में आया था तो हम ये कह सकते हैं कि बी 4 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ। बी 4 माह बाद आया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।